चलिए इस वीडियो में बात करते हैं परसेप्ट्रॉन्स की। तो परसेप्ट्रॉन्स मशीन लर्निंग में क्या होते हैं? परसेप्ट्रॉन इज़ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इट इज़ सिंपलेस्ट पॉसिबल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो परसेप्ट्रॉन जो होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि हम लोग के ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। उसी तरीके से जो परसेप्ट्रॉन है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है। और इसी परसेप्ट्रॉन के ज़रिए ही न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। और न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मशीन लर्निंग के लिए। अब यहाँ पर फ्रैंक रोज़नब्लॉट ने न्यूरॉन्स के बारे में कुछ बताया था, तो यही यहाँ पर उनकी हिस्ट्री लिखी हुई, क्या क्या उन्होंने किया था। तो ये जो फ्रैंक थे, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोटेबल इन द फील्ड ऑफ AI। In 1957 he started something really big. He invented a perceptron program on an IBM 704 computer at Cornell Aeronautical Laboratory. Scientists had discovered that brain cells in neuron receive input from our senses by electrical signals. The neurons then again use electrical signals to store information and to make decisions based on previous input. Frank had the idea that perceptrons could simulate brain principles with the ability to learn and make decisions. तो इसी चीज़ को फ्रैंक ने पाया था कि किस तरीके से जो परसेप्ट्रॉन्स होते हैं वो ब्रेन प्रिंसिपल्स को सिमुलेट कर सकता है, यानी कि उसको डायरेक्ट कर सकता है कुछ एबिलिटी से, ताकि ब्रेन जो है कुछ सीखे और डिसीजन ले सके। इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ है जो मैंने बताया। उसके बाद है परसेप्ट्रॉन। द ओरिजिनल परसेप्ट्रॉन वाज डिज़ाइन टू टेक अ नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ वन बाइनरी आउटपुट 0 और 1. द आइडिया वाज टू यूज डिफरेंट वेट्स टू रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच इनपुट एंड द सम ऑफ द वैल्यूज शुड बी ग्रेटर दैन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू बिफोर मेकिंग अ डिसीजन लाइक एस और नो, 0 और 1. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आइडिया ये था कि जो इनपुट होता है उसके इम्पॉर्टेंस को दिखाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप के वेट्स इस्तेमाल करने होते हैं, और उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उनका सम कर दिया जाता है, और सम करने के बाद उसे कंपेयर किया जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, और जैसा भी कंपैरिजन में आता है उसी के अनुसार हमें डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर ये इनपुट दिए हुए हैं, जैसे कि ये इनपुट है x1 x2 x3 x4 x5, और उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंस को दिखाता है ये वेट, यानी कि x1 इनपुट का इम्पॉर्टेंस कितना है उसको ये वेट दिखाता है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई से करते हैं, इनपुट को उसके वेट से, इम्पॉर्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्हीं सारे जो हमारे जो ये इनपुट जनरेट हुआ है, मतलब x1 को W1 वेट से जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इनपुट आता है, इन सभी इनपुट को हम जोड़ के ऐड करके उसको कंपेयर करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू से, सम करके उसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर करता है, फिर उसके बाद ही ये परसेप्ट्रॉन डिसीजन लेता है। अब यहाँ पर एक परसेप्ट्रॉन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि कोई चीज़ डिसाइड करने के लिए कि आपको कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसी के लिए यहाँ पर किसी एग्जांपल को बता रहा है। तो इमेजिन ये परसेप्शन, आपको फील करना है कि आपको किसी कंसर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इस जाने ना जाने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देना होता है। तो जैसे कि वहाँ पर जो आने वाला आर्टिस्ट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, वो गुड आर्टिस्ट है कि नहीं है, जो वेदर है वो जाने लायक है कि नहीं है, या फिर फ्रेंड आपके आएंगे कि नहीं आएंगे उस कंसर्ट में, वहाँ पर फूड सर्व किया जाता है कि नहीं सही किया जाता है, एल्कोहल वहाँ सर्व किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, इसके आधार पर, इनके इम्पोर्टेंस के आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको कंसर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यही दिया हुआ है, व्हाट वेट्स शुड दीज फैक्ट्स हैव, और उसके बाद ये भी बता रहा है कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो आप कितना देना चाहते हैं। जैसे कि आर्टिस्ट इज़ गुड, इसका आपने इम्पोर्टेंस यानी वेट दिया इसको 0.7, वेदर इज़ गुड इसको 0.6 दिया, ऐसे करके आप हर एक जो क्राइटेरिया है उसका वेट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इनपुट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट गुड है तो उसके लिए आप 1 लेते हैं, आर्टिस्ट अगर गुड नहीं है तो उसके लिए आप 0 लेते हैं। मतलब अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो 1, नहीं देते हैं तो 0 हो गया, इस तरीके से। या ये इनपुट मौजूद ही ना हो, जैसे ये इनपुट मौजूद ही ना हो तो आप इसको 0 लेंगे, और अगर ये इनपुट मौजूद है, ये क्राइटेरिया मौजूद है तो इसको आप 1 लेंगे।
अब इसके बाद फ्रैंक ने जो सजेस्ट किया था परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम, तो उसमें उसने बोला कि सबसे पहले आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई ऑल इनपुट्स विथ इट्स वेट्स, जितने भी आपके इनपुट थे इनको इस वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इन सभी का सम ले लेना है, जो भी इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इनपुट आएगा उसको सभी को सम कर देना है। उसके बाद ये जो इनपुट है, जो टोटल सम आएगा इनपुट के फॉर्म में, इसे आपको कंपेयर करना है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, और उसी से ये चौथा वाला पॉइंट आपका एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट द आउटपुट यानी कि यस आपको जाना है कंसर्ट में या नहीं जाना है, ये चीज़ तय हो जाती है चौथे पॉइंट से। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू इसने सेट किया 1.5। उसके बाद इसने क्या काम किया, मल्टीप्लाई ऑल इनपुट्स विथ इट्स वेट, तो जितने भी इनपुट थे इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे सबसे पहले x1 को W1, इसमें 1 और 0.7 लिया गया है, तो x1 जो इनपुट है आपका आर्टिस्ट इज़ गुड, यानी कि आर्टिस्ट जो है ठीक है, और इसलिए 1 लिया गया है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 0.7 से। उसके बाद इसने क्या काम किया, x2 और W2 को लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x2 इसने 0 लिया है। तो वेदर इज़ गुड, तो वेदर इज़ गुड में इसने 0 लिया है, यानी कि वेदर जो है अच्छा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसने जो है 0 लिया है और इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 0 आता है। उसी तरीके से x3 W3 इन सभी का जो टोटल है, ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको अगर आप सम करेंगे तो सम करने से आपका आंसर आता है सम ऑल दीज रिजल्ट्स, जो कि तीसरा पॉइंट था, आपका आता है 1.6। तो ये वेटेड सम होता है। उसके बाद ये कंपेयर करता है चौथे वाले में कि एक्टिवेट द आउटपुट कैसे एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट मतलब यस आएगा अगर इसकी वैल्यू इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आती है। तो इसी में ये बता रहा है कि यहाँ पर इसने कंपेयर करने के बाद इसे यहाँ से ट्रू मिलता है, क्योंकि जो वेटेड सम था वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आता है। इसका मतलब वो कंसर्ट में जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यस आई विल गो टू द कंसर्ट। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि द वेदर वेट इज़ 0.6 फॉर यू इट माइट बी डिफरेंट फॉर समवन एल्स। जैसे कि आपने वेदर को वेट इंपॉर्टेंस 0.6 दिया है, तो ये दूसरे जो लोग हैं उनके लिए डिफरेंट हो सकता है कि वो वेदर को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। आपने 0.6 दिया, हो सकता है कोई दूसरा इंसान जो है वो वेदर को कम इंपॉर्टेंस दे या अधिक भी दे सकता है। अ हायर वेट मीन्स दैट द वेदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम। ये भी बात सही है, वही है, इंपॉर्टेंट अगर दिया है, ज़्यादा वेट दिया है, तो इसका मतलब है दूसरे की अपेक्षा उसने वेदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। If the threshold value is 1.5 for you, it might be different for someone else. अगर आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.5 दी है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए डिफरेंट वैल्यू हो सकता है कोई 2.0 दे दे थ्रेशोल्ड वैल्यू को, तभी वो यस के लिए तैयार हो, मतलब जाने के लिए तैयार हो। तो अ लोअर थ्रेशोल्ड मीन्स दे आर मोर वांटिंग टू गो टू एनी कंसर्ट। जितना लोअर वैल्यू आप रखेंगे इसका मतलब है कि आप और ज़्यादा कंसर्ट की ओर जाने के लिए तैयार हैं, मतलब ज़्यादा इच्छुक हैं कंसर्ट में जाने को। तो लोअर थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आप ज़्यादा इच्छुक हैं कंसर्ट में जाने को। अब इसको ये प्रोग्राम के अनुसार ये करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये जो चारों स्टेप हैं हम लोगों ने ये चारों स्टेप इनको प्रोग्राम के जरिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसने थ्रेशोल्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट कीवर्ड से इसमें 1.5 वैल्यू रखी। ये जावा स्क्रिप्ट है, और इसमें इनपुट्स नाम का एक एरे वेरिएबल बनाया, और इसमें इसने वैल्यू डाल दी इनपुट के रूप में 01 01 के रूप में। उसके बाद इस जो इनपुट हैं इनके वेट को दिखाने के लिए इसने वेट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इसमें भी इसने वेट वाला कंटेंट रख लिया, वेट वाले सारे आइटम रख दिए। उसके बाद इसने क्या काम किया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें 0 रख दिया। अब क्या काम ये करेगा, धीरे धीरे ये जो सम नाम का वेरिएबल है इसी में चीज़ें ऐड करता चला जाएगा फॉर लूप की मदद से। तो इसने फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप इसलिए लगा रहा है ताकि इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जा सके, मतलब इस 1 का इस 0.7 से मल्टीप्लाई हो, इस 0 का इस 0.6 से मल्टीप्लाई हो, इस 1 का 0.5 से मल्टीप्लाई हो। ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टोटल एडिशन आएगा, टोटल सम आएगा, उसी को इस सम में रख दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। तो फॉर लेट i = 0, i लेस देन इनपुट स्टार्ट लेंथ, और मतलब जितने भी इनपुट होंगे उसकी लेंथ के बराबर ये उतने बार ही फॉर लूप चलेगा, और i++, और यहाँ पर सम = सम प्लस इनपुट्स i वेट्स i, मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इनपुट्स i, तो पहला क्या है 0 है, तो इनपुट 0 से आपको ये वाला मिलेगा, और वेट 0 से भी आपको ये वाला मिलेगा। तो इन्हीं दोनों में पहले फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसी सम 0 में उसको ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद फिर से i की वैल्यू इंक्रीज होती है,
और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 0 से 1 हो जाती है। फिर से इससे आपको जो है इनपुट्स एट इंडेक्स 1 से आपको ये 0 मिलता है और वेट्स एट इंडेक्स 1 से ये 0.6 मिलता है। फिर इस 0 और 0.6 से मल्टीप्लिकेशन होकर जो आउटपुट आता है उसको जो सम की वैल्यू आई थी 0.7 उसके साथ एडिशन हो जाता है। फिर से आई की वैल्यू जो है 1 से 2 हो जाती है। तो ऐसे करके लास्ट में आपको एक सम की एक वैल्यू मिलती है और फिर इसी सम की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं 1.5 से। तो इससे आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है। अगर सम की वैल्यू इससे ज़्यादा है 1.5 से आपको ट्रू मिलेगा। इसको आप इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर इसी का इस्तेमाल करते हैं कंसर्ट में जाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट में ये आपको पता होगा, जावा स्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट को रखा गया, यही यहाँ पे कोड रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले थ्रेशोल्ड वेरिएबल बनाया गया है, इसमें 1.5 वैल्यू डाली गई है। तो ये सब तो अभी बताया कि कैसे काम करता है। उसके बाद ये यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट मेथड है। तो ये बोलता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML। तो ये बोलता है कि डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसको इस डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में खोजो और उसके इनर HTML पे इसकी वैल्यू रख दो। तो इसकी वैल्यू जो हाईलाइटेड पोर्शन, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी कंपेयर करने के बाद। तो सबसे पहले जो डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजा जाता है। तो डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट वो आपको मिल जाता है, यही div एलिमेंट है। और उसके इनर HTML यानी इस ओपन टैग और इस क्लोज टैग के बीच में आपको इनर HTML मिलता है। इसी जगह पर इसी जगह को हम लोग इनर HTML बोलते हैं या फिर कंटेंट वाली पोर्शन बोलते हैं। और इसी जगह पर इसकी वैल्यू रख दी जाती है और यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है ट्रू। तो इसी ट्रू को यहाँ पे रख दिया जाता है। फिर उसके बाद ये div एलिमेंट जो है इसी को डिस्प्ले करता है वेब पेज पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ परसेप्ट्रॉन टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि जो परसेप्शन इनपुट्स होते हैं उनको हम लोग नोड भी बोलते हैं। और नोड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1 0 1 0 इस टाइप में होते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने नोड वैल्यूज़ को डाला था। और नोड वेट्स उसी प्रकार के होते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन जिसका इस्तेमाल यहाँ से ट्रू फॉल्स लेने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले परसेप्ट्रॉन इनपुट्स आर कॉल्ड नोड्स। तो जो परसेप्ट्रॉन इनपुट होते हैं इनको हम लोग नोड भी बोलते हैं। नोड्स के पास वैल्यू और वेट होता है। जो नोड वैल्यूज़ होती हैं जो कि इनपुट वैल्यू होती हैं, इच इनपुट नोड हैज़ ए बाइनरी वैल्यू ऑफ 1 या 0। जो नोड वैल्यू हैं यानी कि इनपुट वैल्यूज़ हैं उनका वैल्यू या उनका जो बाइनरी वैल्यू है या फिर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज ट्रू और फॉल्स, जैसे कि यहाँ पर है ये नोड वैल्यूज़ हैं। नोड वेट का मतलब है ये जो आपके जो नोड थे उनका इंपॉर्टेंस कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिसको आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। जैसे पहला वाला नोड था, पहला वाला नोड जिसकी नोड वैल्यू 1 है उसका इंपॉर्टेंस कितना है 0.7। तो इस तरीके से ही। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन है, जहाँ पर आप ये कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर करने के बाद जो भी आपको मिल रहा था उसको आप गेट कर रहे थे, ले रहे थे ट्रू या फॉल्स के रूप में। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है, आपको ट्रू या फॉल्स दिलाना। अब यहाँ पर ये नोट करने के लिए बोल रहा है, इट इज़ ऑब्वियस दैट अ डिसीजन इज़ नॉट मेड बाय वन न्यूरॉन एलोन। एक न्यूरॉन के जरिए डिसीजन नहीं लिया था, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। मेनी अदर न्यूरॉन्स मस्ट प्रोवाइड इनपुट। बहुत सारे जो न्यूरॉन होते हैं वो इनपुट प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि क्या आर्टिस्ट गुड है, क्या वेदर गुड है, और भी सारे जो आपके वहाँ पे दिए हुए थे। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स है कैन बी यूज्ड फॉर वेरी सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक लेयर नहीं बल्कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करना चाहिए अगर एक अच्छा डिसीजन लेना है। तो मल्टी लेयर कहाँ पे आती है, जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स होता है। तो जो परसेप्ट्रॉन्स होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूरल नेटवर्क्स का। यानी कि जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स होते हैं इसी से आपको न्यूरल नेटवर्क्स बनते हुए दिखता है। तो परसेप्ट्रॉन डिफाइंस फर्स्ट स्टेप इन न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कई लेयर परसेप्ट्रॉन, जैसे एक लेयर ये है, एक ये है, ऐसे करके कई लेयर हैं, इसी से आपका ये पूरा न्यूरल नेटवर्क बन रहा है। इसको अगले लेक्चर में अब देखते हैं।